नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी हमने जो चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति पढ़ी है उसका क्या क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सिंपल सा चैप्टर है। जब हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था तो तब कहा था कि जो अपने पास एक्सरसाइज 8.1 है वो अपनी पूरी की पूरी रिलेट करती है चैप्टर नंबर 9 से। अगर 8.1 के अंदर हम त्रिकोणमिति अनुपात ढंग से सीख जाते हैं तो यहाँ से हम 9वां चैप्टर आसानी से हल कर सकते हैं। सिंपल चैप्टर है, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करना है और उसकी सहायता से हमें इस पूरे चैप्टर को हल करना है। क्लास के एंड तक जुड़िए रहिएगा, वीडियो का एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारी की सारी बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। देखना, ये जो अपना चैप्टर है इसके अंदर आज हम दो नई चीज पढ़ेंगे। जो अपने पास दो नई चीज है वो अपने पास दो एंगल हैं, उनके नाम क्या है, वो किस प्रकार से बनते हैं, उसकी सभी की आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। देखना, अपने पास आज जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा अपने पास, एक तो रहेगा अपने पास उन्नयन कोण और एक रहेगा अवनमन कोण। एक है अपने पास उन्नयन कोण, एक है अवनमन कोण। वैसे अगर इनके हिंदी के अंदर के जो नाम लिखे हुए हैं उनको ढंग से पढ़े तो हमें समझ में आ जाता है कि इनका मतलब क्या है। उन्नयन का मतलब ये होता है कि बढ़ता हुआ, कोई भी चीज बढ़ती हुई होती है तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन हो रहा है। और जब भी कोई चीज घटती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवनमन। यही से हम इनका सिंपल मतलब निकाल देते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो देखने के लिए अगर हम अपनी गर्दन को ऊपर कर रहे हैं, यानी गर्दन को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तब वहां पर जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। और अगर किसी वस्तु को हम देख रहे हैं और देखने के लिए अपनी गर्दन नीचे की ओर झुका रहे हैं, तब वहां पर जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा अवनमन कोण। जैसे यहाँ पर अपने पास कोई बिल्डिंग खड़ी है, माना कि अपने पास कोई मीनार है, ये अपने पास धरती का स्तर है, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं और ये अपने पास जो मीनार है ये उसका शिखर है, यानी ऊपर वाला छत है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति अपने पास यहाँ पर खड़ा है, अगर इधर वाला व्यक्ति इसको देखेगा तो देखने के लिए उसको अपनी गर्दन है वो ऊपर की ओर करनी पड़ेगी। यानी नीचे खड़ा व्यक्ति ऊपर खड़े व्यक्ति को देखेगा तो उसके लिए अपनी गर्दन को क्या करेगा, ऊपर की ओर करेगा। तब यहाँ पर ऊपर की ओर जब गर्दन करता है तो उसकी आंखों से एक जो लाइन जा रही है, आंखों से जो लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। आंखों से लाइन जा रही है, देखने के लिए लाइन बन रही है, तो देखने वाली लाइन है तो इसको हमने क्या बोला, दृष्टि रेखा। तो ये अपने पास क्या है, दृष्टि रेखा। ये अपने पास क्या है, दृष्टि रेखा। यहाँ पर खड़ा व्यक्ति इस मीनार के ऊपर खड़े व्यक्ति को देखता है तो इसकी आंखों से ऊपर की ओर जो लाइन जा रही है वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। और एक ये धरती के समांतर एक जो रेखा चल रही है वो, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो अपने पास कहलाएगा उन्नयन। माना कि यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है, तो ये थीटा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ये थीटा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। यानी ये अपने पास कोई मीनार थी, मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है और मीनार से कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस मीनार पर खड़े व्यक्ति को देख रहा है। अब यहाँ से खड़ा व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को देखेगा तो देखने के लिए अपनी आंख को क्या करेगा, ऊपर की ओर करेगा, अपना सिर है वो ऊपर की ओर करेगा जिससे वो उस व्यक्ति को देख पाएगा। तो जैसे ही ऊपर की ओर किया तो उसकी आंखों से उस व्यक्ति तक एक सीधी रेखा बनेगी जिसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। तो इस दृष्टि रेखा और आंखों से एक सीधी रेखा समझनी है जो हमने धरती के समांतर समझी है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्योंकि ये कोण है वो अपने सिर को ऊपर उठाने के कारण बना है, यानी ये ऊपर उठता हुआ कोण है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, उन्नयन कोण। सेम यहाँ पर अगर हम कहें अवनमन कोण के बारे में, तो अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है वो अगर इस नीचे खड़े व्यक्ति को देखेगा
तो उसके लिए उसको अपनी गर्दन क्या करनी पड़ेगी, नीचे की ओर करनी पड़ेगी। यानी माना अपने पास एक ये मीनार है और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, या मीनार पर खड़ा व्यक्ति अगर इसको देखेगा तो इसको देखने के लिए उसको अपनी आंख को क्या करना पड़ेगा, नीचे की ओर करना पड़ेगा, अपनी आंखों को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, गर्दन नीचे करेगा, तो उसकी आंखों से जो नीचे की ओर रेखा जाएगी वो भी अपने पास दृष्टि रेखा होगी। तो जो ऊपर खड़ा व्यक्ति है वो नीचे खड़े व्यक्ति को देखेगा तो उसको अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी नीचे की ओर, आंखें नीचे करेगा और आंखों से उस व्यक्ति को देखने के लिए एक लाइन चलेगी जिसको हमने क्या कहा, दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा यहाँ से आ रही है इस व्यक्ति को देखने के लिए। अगर यहाँ पर खड़े व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो सीधा अगर खड़ा होगा तो उसकी आंखों से एक सीधी लाइन भी बनेगी आगे की ओर, कि एक आंखों से सीधी लाइन जा रही है और एक आंखों से वो नीचे की ओर देख रहा है। तो यहाँ से अगर आंखों से कोई सीधी रेखा जाएगी तो माना कि आंखों से इस प्रकार की कोई सीधी रेखा जा रही है, ये क्षैतिज है तो इसको हमने बोला क्षैतिज रेखा। तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के मध्य यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा वो अपने कहलाएगा अवनमन कोण, यानी इस एंगल का नाम हो जाएगा अवनमन कोण। यानी अगर नीचे से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर की ओर कर रहा है तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर खड़ा कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर देख रहा है तो वहां पर अवनमन कोण बनेगा। अगर ध्यान से दोनों डायग्राम को देखें तो ये जो थीटा है वो अपने पास यही पर तो बना हुआ है, ये वाला जो थीटा का एंगल है वो अपने पास यही बना हुआ है। अगर यहां से भी व्यक्ति इसको देखेगा तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा ये भी है, क्षैतिज रेखा ये भी है। तो ये भी क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा यहाँ पर ऊपर देखने के लिए है और यही दृष्टि रेखा नीचे देखने के लिए भी है। तो यहाँ पर देखते हैं तो दो समांतर रेखा है, उनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। दो समांतर रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा क्या है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर अपने पास जेड की आकृति बन रही है, और जेड की आकृति बन रही है मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो अपने पास बराबर होंगे। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको तो हमने कहा है अवनमन कोण, और ये अपने पास क्या है, उन्नयन कोण। यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। केवल उनको बनाने की जो पोजीशन है वो अलग होती है। यानी उन्नयन कोण है तो हमें ऊपर की ओर देखना है, यानी उन्नयन कोण नीचे की ओर बनेगा, और अवनमन कोण के अंदर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी अवनमन कोण का बनेगा ऊपर की ओर। अगर अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण के अंदर चेंज करेंगे तो दोनों की वैल्यू तो आपस में बराबर आएगी, क्योंकि वहां पर दो समांतर रेखा बनती है जो कि दोनों क्षैतिज रेखा होती है, और जो तिर्यक रेखा है वो अपने पास दृष्टि रेखा ही होती है। यानी जेड की आकृति बनेगी तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। सेम जैसे ये उन्नयन कोण है, अगर मैं यहां से बात करूं कोई एक सीधी रेखा जाएगी तो ये क्षैतिज रेखा होगी, और यहां से खड़ा कोई व्यक्ति इसको नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो यहाँ पर तो ये उन्नयन कोण बोला है, ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ पर हमने ये अवनमन कहा था, ये क्या आ गया अपने पास, उन्नयन कोण। यानी दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, केवल उनके नाम अलग हैं। दोनों को बनाने की जगह अलग होती है लेकिन दोनों की वैल्यू देखे तो दोनों बराबर होती है। यानी अगर हमें सवाल के अंदर यहाँ पर अवनमन कोण दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम ये ट्राइंगल बना सकते हैं, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। जेड की आकृति बन रही है, दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो अवनमन कोण है वो का वो अपने पास क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। तो उस सवाल को हम उन्नयन कोण से हल कर सकते हैं। अपने पास कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जिसके अंदर अपने पास अवनमन कोण दिया होगा और उसकी सहायता से हम उन्नयन कोण ही ज्ञात करेंगे, और जो सवाल है वो उन्नयन कोण से हल करेंगे। हमें वैल्यू तो अवनमन की दी थी लेकिन हमने वही वैल्यू किसकी लिखी है, उन्नयन की। कारण ये कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण की जो वैल्यू होती है, अगर किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो वो दोनों बराबर होगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो दोनों की आंखों के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ऊपर खड़ा व्यक्ति अगर इसको देखने के लिए 45 डिग्री के एंगल पर देख रहा है
तो ये वाला व्यक्ति भी अगर इसको देखेगा तो जो एंगल है वो 45 का ही बनेगा, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या है कि अगर अपने पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, क्योंकि जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। पूरी जो त्रिकोणमिति है वो किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज के अंदर। हमने जो भी पूरी त्रिकोणमिति पढ़ी है उसके अंदर जो त्रिभुज काम में लिया है वो क्या काम में लिया है, समकोण त्रिभुज। तो उसी की बात करते हैं। जैसे अपने पास ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहां पर एंगल है वो कितने का बनेगा, 90 का, यानी 90 के सामने वाली भुजा ये अपने पास हो जाएगी कर्ण। यहां पर अगर कोई एंगल दिया है थीटा, जिसके सापेक्ष हमें मान प्राप्त करने हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा अपने पास क्या हो जाएगी, लंब, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, आधार। यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है। यहां से देखना अगर अपने पास ये थीटा की वैल्यू दी हुई है, यानी थीटा हमें गिवन है, कोण का मान हमें सवाल में दिया है, और जो अपने पास तीन भुजा है, कर्ण है, लंब है, आधार है, तीनों भुजा में से एक भुजा दी हुई है, यानी थीटा गिवन है और एक साइड गिवन है। एक तो थीटा की वैल्यू पता है हमें और एक साइड की वैल्यू पता है, तो हम जो दो साइड हैं वो निकाल सकते हैं। यहां से हम जो शेष दो भुजा है उनको ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक तो थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक हमें भुजा का मान पता होना चाहिए, तो शेष दो भुजाएं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे माना कि अपने पास थीटा की वैल्यू दी हुई थी 45 डिग्री और साथ में लंब का मान दिया था 5, लंब का मान कितना दिया था 5, हमें आधार निकालना था, कर्ण निकालना था। तो ऐसे हम ये सवाल 8.2 के जो एग्जाम्पल हैं उनके अंदर हल कर चुके हैं। तो सेम उसी प्रकार का सवाल है कि थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 45 डिग्री, लंब का मान दिया हुआ है 5, आधार और कर्ण निकालना है। यानी एक बार पहले हम आधार निकालने जाते हैं, तो आधार निकालने जा रहे हैं तो लंब और आधार ये दो अपने पास भुजाओं के मान हो गए, एक लंब है एक आधार है, लंब की वैल्यू पता है, आधार की वैल्यू पता नहीं है, और थीटा की वैल्यू अपने पास 45 है। तो हमें देख लेना है कि लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आ रहे हैं। जैसे लंब और आधार की बात करें तो वो tan के अंदर भी आते हैं, अगर लंब बटे आधार लिखेंगे तो tan हो जाएगा, और अगर आधार बटे लंब लिखेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, cot। यानी अपने पास यहाँ पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात बने हैं, एक तो tan थीटा और एक cot थीटा। अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार की सहायता लेते हैं तो tan 45 अपने पास 1 हो जाएगा, लंब का मान 5 हो जाएगा, आधार बटे में आ जाएगा, आधार का गुणा 1 के साथ होगा तो आधार बराबर आ जाएगा 5, यानी आधार की वैल्यू वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कॉट थीटा वाला अनुपात लगाते तो भी अपने पास आधार 5 ही आता। अगर लंब के साथ में हम कर्ण का अनुपात लिखते हैं तो लंब और कर्ण इसके द्वारा अपने पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा वो साइन का बनेगा और कोसेक का। अगर लंब बटे कर्ण लिखते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, और अगर कर्ण बटे लंब लिखते हैं तो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो दोनों के अंदर से आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चुन सकते हैं और इसके द्वारा हम उसे हल कर सकते हैं। यानी अगर आपको इस प्रकार के सवाल हल करना है तो आपको एक तो थीटा की वैल्यू गिवन होगी और एक अपने पास नॉन साइड होगी, यानी एक भुजा है वो पता होगी। तो वहां से हमें जो भुजा ज्ञात नहीं है वो अगर पता करनी है तो ज्ञात और अज्ञात दोनों भुजाओं के अनुपात देख लेने हैं कि उनके द्वारा कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात बनता है। ज्ञात और अज्ञात जो भुजा है उनके द्वारा त्रिकोणमिति का अनुपात लिख देना है कि कौन सा अनुपात बनेगा। टोटल दो अनुपात बनेंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो वहां से अज्ञात भुजा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ सवाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल के। पहला एग्जाम्पल है अपने पास कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हम जो भी डायग्राम डिस्कस करेंगे वो कंफर्म है कि 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होगा। जैसे मीनार है तो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होती है, कोई खंबा है तो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, कोई व्यक्ति है तो वो भी 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होगा। यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर 90 डिग्री के एंगल पर खड़े रहेंगे तभी वहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा और वहां पर हम त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो कहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है,
देखना, आप चाहे तो डायग्राम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और अगर आप तोड़ तोड़ के बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जैसे अपने पास पहले हम डायग्राम है वो डायरेक्ट बना लेते हैं कि धरती पर एक मीनार है, वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो माना कि ये अपने पास मीनार है, यहाँ पर मीनार खड़ी है, ये मीनार की क्या है, हाइट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मीनार की क्या हो गई, हाइट। कहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार बिंदु के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती का एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर। यानी ये मीनार का 5 बिंदु और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर ये वाला पॉइंट आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, 15 मीटर है। तो कहा है मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर अगर हम बात करें तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यानी इस पॉइंट पे मीनार के जो शिखर है, ये मीनार का शिखर है, यहाँ से जो उन्नयन कोण है उसका मान कितना है अपने पास, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें ये मीनार की ऊंचाई पता करनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। यानी अपने पास एक मीनार है, उसके 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच, और जहां से 15 मीटर की दूरी पर ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। इसका नाम रख सकते हैं, ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर आप डायरेक्ट त्रिभुज बनाकर इसको लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाए तो कहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो पहले एक मीनार आ गई, यहां से यहां तक ये क्या है, मीनार। क्या है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी यहां से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है। यहां से 15 मीटर की दूरी पर एक क्या आ जाएगा, पॉइंट, जहां पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई पता करनी है, तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और ये तो कंफर्म है कि अगर कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो वहां से अपने पास समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो आप डायरेक्ट भी एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, फिर उसके अंदर जो भी माप वगैरह है वो लिख सकते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखना, यहाँ पर हमने कहा था कि एक तो मैं थीटा की वैल्यू गिवन होगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है। इसके बाद में कहा था एक साइड गिवन होगी और 2 साइड है वो हमें पता करनी है। तो एक साइड गिवन है, एक एंगल पता है, शेष 2 भुजाएं तो नहीं ज्ञात करनी, लेकिन एक भुजा हमें पता करनी है। आप चाहे तो ये वाली भुजा भी बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें केवल ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। देखना, ये एंगल गिवन है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। यानी ये अपने पास क्या है, लंब है, क्योंकि थीटा यहाँ पर दिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यहाँ पर 90 का एंगल है, मीनार है वो 90 के कोण पर खड़ी होती है, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आधार। यानी आधार हमको दिया हुआ है, लंब हमको ज्ञात करना है, और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। तो आधार और लंब, इसके द्वारा अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो अपने पास 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। एक तो आता है tan थीटा, एक आता है cot थीटा। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल के अंदर हम ये दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं, दोनों से वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, बराबर। यानी अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करें, जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। यहाँ पर लंब की वैल्यू निकालनी है, आधार दिया हुआ है। यानी यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करते हैं tan थीटा, जो होता है अपने पास लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना लिख देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। लंब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो लंब की जगह h लिखा हुआ है। आधार की वैल्यू पता है, आधार अपने पास कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, तो ये आ गया 15। अब tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan 60 की वैल्यू है वो होती है √3, ये हो गया h/15। 15 भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 15√3 बराबर h। यानी यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 15√3 मीटर। ये अपने पास क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई। हमने यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो अनुपात है वो लंब बटे आधार यानी tan थीटा यूज किया है। वैसे इन 2 भुजाओं के द्वारा एक अन्य त्रिकोणमिति अनुपात cot थीटा भी बनता है, तो आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। यानी cot थीटा बराबर, अगर हम आधार बटे लंब भी लिखते
तो ये क्या हो जाता, cot 60, आधार है अपने पास 15, लंब है अपने पास h। cot 60 की वैल्यू देखें तो वो होती है 1/√3, ये 15/h। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h का गुणा 1 के साथ, h √3 का गुणा 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 15√3 मीटर। यानी दोनों से जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो आप दोनों में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं। जो ज्ञात और अज्ञात भुजाओं के द्वारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वहां से अपने पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, आप दोनों में से कोई भी अनुपात लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 37 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। या आप √3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। यानी एक खंबा है 5 मीटर लंबाई का, उसके ऊपर खराबी आई है, बिजली की खराबी आई, तो उसको ठीक करना है। उसको ठीक कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर सीढ़ी लगाते हैं। और सीढ़ी है वो खंबे के ऊपर तक नहीं जा रही है, उस खंबे से 1.3 मीटर नीचे रहती है। यानी पूरा अगर 5 मीटर है तो उसके अंदर से अपने पास 1.3 मीटर कम हो जाएगा। तो जहाँ तक सीढ़ी पहुँच रही है वो हाइट हो जाएगी 3.7 मीटर। अब कहा है सीढ़ी अगर हम लगा रहे हैं तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, एक तो वो बताना है, साथ में वो जो सीढ़ी है वो खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूर है वो बताना है। अब कहा गया है कि जो एंगल बन रहा है वो अपने पास 60 डिग्री है। यानी जो सीढ़ी को हमने जो झुकाया है वो 60 डिग्री के एंगल पर झुकाया है। तो यहाँ पर हमें एक तो सीढ़ी की लंबाई पता करनी है और जो खंबा है उसके पाद बिंदु से लेकर सीढ़ी का पाद बिंदु है उनके बीच की दूरी पता करनी है। देखना अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, माना कि अपने पास क्या है, खंबा है और इसकी हाइट है अपने पास 5 मीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी पूरी हाइट की बात करें तो ये पूरी हाइट कितनी है अपने पास, 5 मीटर है। कहा है कि यहाँ हम एक सीढ़ी लगा रहे हैं। अब सीढ़ी लगाएंगे तो वो जमीन से ही लगाएंगे। तो माना कि यहाँ पर अपने पास ये जमीन वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, जमीन वाला। यहाँ से हम सीढ़ी लगा रहे हैं तो वो सीढ़ी यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, वो सीढ़ी अपने पास लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। वो सीढ़ी कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से 1.3 मीटर नीचे है। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये है अपने पास 1.3 मीटर। ये कितनी है, 1.3 मीटर। यहाँ पर हम सीढ़ी को झुकाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने एक सीढ़ी लगाई है। तो हमने जब ये सीढ़ी को झुकाया तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 60 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब अगर इस खंबे की पूरी हाइट की बात करें तो पूरी हाइट तो यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 5 मीटर। उसके अंदर से 1.3 मीटर तो ये है। तो पीछे अपने पास इस समकोण त्रिभुज के अंदर कितनी हाइट बची, इस समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हाइट देखें तो वो बची अपने पास 3.7 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो समकोण त्रिभुज के अंदर हाइट है खंबे की वो अपने पास 3.7 मीटर है। ये अपने पास 60 डिग्री दिया हुआ है। एक तो मैं ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो अपने पास है L, तो एक तो L की वैल्यू निकालनी है। और कहा है कि जो खंबा है उस खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है वो पता करनी है। तो माना कि जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, D। तो एक तो मैं D की वैल्यू निकालनी है और एक मैं L की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका हम नाम रखते हैं तो ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। यानी अपने पास एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसके अंदर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी त्रिभुज PQR में अगर थीटा की बात करें तो वो कितना है अपने पास, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। अब ये हमें भुजा दे रखी है 3.7 मीटर। अब पूरे 5 से अपने कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पूरा 5 है वो तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर आ ही नहीं रहा है। समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाली जो भुजा है वो केवल कितनी आ रही है, 3.7।
और ये 60 डिग्री के सामने है, तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने, यानी ये अपने पास जो 3.7 है ये क्या है, लंब है। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यानी इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या है, कर्ण है, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तीनों भुजाओं के नाम लिख दिए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। यहाँ पर हमें लंब का मान पता है, लंब का मान है 3.7 मीटर, एंगल पता है, शेष दो भुजा निकालनी है। तो आप चाहे तो पहले आधार निकालें और आप चाहे तो पहले कर्ण निकालें। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि आप लंब के साथ में किसका त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। अगर आप लंब के साथ में आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, तो अपने पास आधार आ जाएगा। और अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर लंब और कर्ण लिखते हैं या फिर कर्ण और लंब लिखते हैं, तो अपने पास कौन सी भुजा आएगी, कर्ण। तो पहले हम यहाँ से आधार निकाल देते हैं कि लंब और आधार की सहायता से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, लंब और आधार, तो यहाँ पर अपने पास tan थीटा भी बनेगा और cot थीटा भी बनेगा। लंब का मान हमको पता है, आधार हमको ज्ञात करना है, यानी नॉन भुजा और अननॉन भुजा, नॉन साइड अननॉन साइड, दोनों का अगर अनुपात देखें तो वो अपने पास यहाँ पर tan भी आ रहा है, cot भी आ रहा है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यूज करते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। लंब की जगह आ जाएगा 3.7 और आधार की जगह आ जाएगा अपने पास d। tan 60 की वैल्यू की बात करें तो वो होता है अपने पास √3, ये हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय d। अगर यहाँ पर हम d को भाग से गुणा में भेजते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास √3d बराबर 3.7। अगर √3 को यहाँ पर लाते हैं तो d बराबर हो जाएगा अपने पास 3.7 डिवाइडेड बाय √3, और √3 की वैल्यू में सवाल में दी हुई है 1.73, यानी d बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय 1.7। अगर 3.7 में 1.73 का भाग देते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आएंगे, यानी बन जाएगा 370 बटे 173, और भाग देंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी लगभग 2.14 मीटर, यानी जो आधार है वो अपने पास कितना आ गया है 2.14 मीटर। आप चाहे तो आराम से इसके अंदर भाग देकर चेक कर सकते हैं, डी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 2.14 मीटर, यानी आधार अपने पास आ गया है। आधार पता है, लंब पता है, यानी अगर आपको ये कर्ण यानी सीडी की लंबाई अगर पता करनी है तो सीडी की लंबाई पता करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, और चाहे तो लंब और कर्ण के साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, या फिर आधार और कर्ण के साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। यानी सीडी की लंबाई यानी कर्ण ज्ञात करना है तो अपने पास टोटल मिलाकर बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अपने पास पाइथागोरस प्रमेय, उसके द्वारा भी सीडी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। फिर लंब और कर्ण यानी साइन थीटा, कर्ण और लंब यानी कोसेक थीटा, फिर आधार और कर्ण कॉस थीटा, कर्ण और आधार सेक थीटा, यानी टोटल अपने पास 5 ऑप्शन है जिसके द्वारा हम ये कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है, लंब और आधार, इनके अगर कर्ण के साथ में हम अनुपात लिखने जाएंगे तो अपने पास 4 अनुपात और मिलेंगे। tan और cot के अलावा जो 4 बचे वो चारों के चारों अनुपात यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो डी अपने पास क्या था, ये अपने पास खंबे के पाद बिंदु और सीडी के पाद बिंदु के बीच की दूरी है, यानी सीडी का पाद बिंदु है खंबे के पाद बिंदु से 2.14 मीटर दूर होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो बीच में गैप आएगा वो कितना आएगा 2.14 मीटर, यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2.14। वैसे सवाल में हमें पहले सीडी की लंबाई पता करने को कहा था, उसके बाद में ये पता करना था, तो हमने पहले ये वाली दूरी निकाल दी, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम चाहे तो यहाँ पर सीडी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें तो लंब और कर्ण
लंब पता है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू भी पता है। तो लंब और कर्ण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है अपने पास साइन थीटा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 60। लंब की वैल्यू है अपने पास 3.7 और कर्ण की वैल्यू में ज्ञात करनी है और उसको हमने लिखा है एल। साइन 60 की अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है अंडर 3/2 3.7 बटे में एल। यहाँ से अगर एल की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा अपने पास √3 और एल का गुणा करना है, तो ये आ जाएगा √3l और 3.7 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो √3l बराबर हो जाएगा 7.4, तो l बराबर आएगा 7.4 डिवाइडेड बाय √3 और √3 की वैल्यू है अपने पास 1.73, यानी 1.73 का अगर हम भाग देते हैं तो ये अपने पास आएगा 4.28 मीटर। यानी जो सीढ़ी की लंबाई होगी, एल अपने पास क्या थी, सीढ़ी की लंबाई, तो यहाँ से अगर हम सीढ़ी की लंबाई कहें तो वो कितनी आ जाएगी 4.28 मीटर। सीढ़ी की लंबाई क्या आ जाएगी 4.28 मीटर। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय भी यूज कर सकते थे। लंब कर्ण, कर्ण लंब यानी साइन या कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। आधार कर्ण, कर्ण आधार यानी कॉस या सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख सकते हैं। 5 तरीके हैं जिसके द्वारा कर्ण को ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज किया है साइन थीटा, और उसके सहायता से जो सीढ़ी की लंबाई हमने ज्ञात की है वो आई है 4.28 मीटर। अगला है अपने पास 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। मतलब कहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई चिमनी तो खड़ी होगी। माना कि ये चिमनी अपने पास यहाँ पर है, माना यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, चिमनी की हाइट है, और चिमनी की ऊंचाई हमको पता करनी है। तो माना कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है, h है। कहा है 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी है, यानी यहाँ से कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, इसकी इस चिमनी से जो दूरी है वो कितनी है, 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी अपने पास 28.5 मीटर। और कहा है कि जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो माना कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक लंबा है और ये कितना है 1.5 मीटर, यानी ये है अपने पास 1.5 मीटर। अगर मैं इस पॉइंट से एक समांतर रेखा खींचता हूँ, इसके यहाँ से एक समांतर रेखा खींचे इस प्रकार से, तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। यानी ये 1.5 है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी आएगा अपने पास 1.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है वो अपने पास कितनी होगी, 1.5 मीटर। अब कहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी उसकी आंखें तो यही पर है। ऐसा नहीं कि आप आंखें नीचे बना दे, पैरों के अंदर आंखें नहीं होती है, आंखें कहाँ होती है, यहाँ पर। तो माना कि उसकी आंख यहाँ पर है, तो चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यानी यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पर हमें एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी है, ये ध्यान रहे, जिसके अंदर ये अपने पास 1.5 मीटर है। अगर यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर ए और बी वाला पॉइंट है वो अपने पास यहाँ पर आएगा, यानी 90 का एंगल अपने पास यहाँ पर होगा। यहाँ पर 90 का कोण मत बनाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 90 का कोण बना दिया तो ये अपने पास त्रिभुज नहीं है, 1 2 3 4 ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो अपने पास त्रिभुज तो ए, ये बी वाला पॉइंट और ये सी वाला पॉइंट यहीं पर बन रहा है। इसके नीचे वाला ये जो मान है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समकोण त्रिभुज के अंदर बात करें तो इस नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर हम कहें
तो h की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ये 28.5 है, ये जो हमने रेखा खींची है BC वाली वो इसके समांतर ही तो है, तो अगर ये 28.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 28.5। यहां से यहां तक 28.5 है तो ये भी कितनी होगी 28.5, यानी ये भी 28.5 है, ये भी 28.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। देखना हमें आधार यहाँ से पता है, क्योंकि ये एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये 90 है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी। तो ये अपने पास क्या है आधार, आधार हमें पता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जो एंगल B है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और जो एंगल C है वो है अपने पास 45 डिग्री। तो यहां से अगर हम आधार लिखें तो आधार कितना है, आधार अपने पास दिया हुआ है 28.5 मीटर, क्योंकि चिमनी से जो दूरी है वो उस व्यक्ति के पैरों की दूरी का है या आंखों की दूरी का है, चिमनी से दूरी तो वही रहेगी, तो ये उसके पैरों की दूरी है यहाँ से, और ये उसकी आंखों की दूरी है। तो व्यक्ति के आंखों की उस चिमनी से दूरी और पैरों से दूरी दोनों आपस में क्या होगी बराबर। तो ये 28.5 है तो ये भी क्या होगा 28.5। तो आधार आ गया अपने पास 28.5। इसके अंदर अगर ऊंचाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी ऊंचाई को हमें नहीं लेना है, हम केवल यहाँ से यहाँ तक ही कैलकुलेट करते हैं। जो h है वो हम केवल यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, ऊंचाई केवल यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, और ये अपने पास एक्स्ट्रा 1.5 मीटर है। चिमनी यहाँ से यहाँ तक है, चिमनी की अगर ऊंचाई की बात करें तो वो AB नहीं है, अगर इसको नाम देते हैं D, इसको नाम देते हैं E। तो अगर चिमनी की ऊंचाई की बात करें तो चिमनी की ऊंचाई अपने पास AD है, AB नहीं है। AB तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसके अंदर ये वाली हाइट भी हमको ऐड करनी है। तो अगर इस त्रिभुज ABC की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर अपने पास थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, आधार का मान पता है, लंब का मान पता करना है। तो लंब और आधार का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो अपने पास क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या लिखा लंब बटे आधार, जहां पर थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 45, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। लंब का मान कितना है h है, आधार का मान कितना है 28.5, और tan 45 की बात करें तो वो वैल्यू होती है अपने पास 1, तो ये हो जाएगा h बटे 28.5। अगर 28.5 का गुणा 1 के साथ में करें, इस 28.5 का गुणा किसके साथ करना है 1 के साथ, तो h बराबर अपने पास आ जाएगा 28.5 मीटर। h बराबर क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी। यहाँ से मैं एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अपने पास एंगल बराबर 45 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान 45 डिग्री है, तो वहां पर समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। कारण क्या है कि tan थीटा बराबर हम लिखते हैं लंब बटे आधार, और अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 45 लंब बटे आधार, और जो tan 45 है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यह आएगा लंब बटे आधार, तो आधार का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास आधार बराबर लंब, यानी लंब और आधार दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपने पास उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान है वो 45 डिग्री होगा। अगर वो एंगल 45 डिग्री है तो लंब और आधार दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो इस त्रिभुज के अंदर भी अपने पास उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री था, तो आधार और लंब दोनों आपस में क्या हो गए हैं बराबर, यानी यहाँ से अपने पास जो h है उसकी वैल्यू आ गई 28.5। अगर हम चिमनी की ऊंचाई की बात करें तो चिमनी की ऊंचाई अपने पास AD है, तो चिमनी की ऊंचाई है वो अपने पास क्या है, चिमनी की ऊंचाई, अगर चिमनी की ऊंचाई की बात करें तो वो अपने पास क्या है AD है। चिमनी की ऊंचाई क्या है AD, और AD का निर्माण किससे होता है AB और BD को जोड़ने पर, AB प्लस BD को जोड़ने पर, और AB है वो अपने पास क्या है H है,
तो H प्लस बी डी। H की वैल्यू है अपने पास 28.5 प्लस बी डी की वैल्यू है 1.5। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आता है 30 मीटर। यानी जो चिमनी की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 30 मीटर। जल्दबाजी के चक्कर में आपको ये 1.5 मीटर छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको हमने h लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि चिमनी की ऊंचाई है, ये समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई है। क्योंकि चिमनी की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी चिमनी है। तो ये अपने पास 28.5 आया और 1.5 ये क्या है, उस व्यक्ति की हाइट है। तो ये टोटल अपने पास कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा अपने पास 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काय भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। या आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। यानी यहाँ पर हमें कहा गया है कि अपने पास एक भवन है, ये अपने पास हो गया भवन, ये यहाँ से भूमि की क्षैतिज रेखा का है भूमि के एक बिंदु P से, तो माना कि अपने पास पॉइंट क्या है P। इस बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन है वो अपने पास कितना है 10 मीटर ऊंचा है। ये भवन की हो गई अपने पास हाइट कितनी है 10 मीटर। तो कहा है बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ का जो ये उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यानी इसके ऊपर एक झंडा रोपा है, यानी एक ध्वज है, माना कि ध्वज ये है। कहा गया है कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यानी इसी पॉइंट से अगर इसका शिखर देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है वो होता है अपने पास 45 डिग्री। यानी इसके लिए जो उन्नयन कोण होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये अपने पास डायग्राम है। तो कहा है ध्वज दंड की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है माना कि L, ये ज्ञात करनी है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस D ज्ञात करनी है। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया अपने पास S। नामकरण हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो ध्यान से देखते तो अपने पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक समकोण त्रिभुज है वो छोटा है, यहाँ पर भवन है तो भवन 90 डिग्री के एंगल पर ही होगा। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज की बात करें तो SQP यानी PQS ये छोटा समकोण त्रिभुज है और एक है अपने पास PQR, ये कैसा है बड़ा समकोण त्रिभुज है। दोनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों के अंदर आधार है वो दोनों के अंदर बराबर है। अगर छोटे समकोण त्रिभुज PQS की बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। और वैसे ही अगर बड़े त्रिभुज की बात करते हैं PQR तो उसके अंदर जो एंगल है वो 45 है, तो इसके सामने यहाँ से यहाँ तक ये लंब होगा, इसके सामने ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और उसके लिए भी आधार क्या आएगा PQ। यानी दोनों त्रिभुजों के अंदर जो आधार है वो अपने पास क्या है PQ है। तो या अगर हम पहले आधार ज्ञात कर दें तो सवाल है वो अपने लिए सिंपल हो जाएगा। अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं PQS के अंदर तो एंगल 30 डिग्री है, ये लंब का मान हमें दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर त्रिभुज चुनते हैं, त्रिभुज PQS में। त्रिभुज PQS के अंदर अगर थीटा की बात करें यानी थीटा बराबर अपने पास कितना है 30 डिग्री, ये अपने पास उन्नयन कोण है। थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ पर हमें लंब का मान पता है, आधार हमें ज्ञात करना है। यानी लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। लंब का मान कहे तो लंब का मान है अपने पास 10, आधार का मान कहे तो आधार हमने क्या लिखा है D लिखा है। tan 30 की वैल्यू देखें तो वो अपने पास होती है 1/√3, ये होगा अपने पास 10/D।
अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो डी का गुणा 1 के साथ होगा तो डी, और √3 और 10 का गुणा होगा तो 10√3। यानी ये जो आधार है, यानी भवन और उस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी आ गई है, 10√3 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भवन व बिंदु P के मध्य दूरी कितनी आ गई अपने पास, 10√3 मीटर। ये दोनों के बीच की क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो ध्वजदंड है उसकी लंबाई पता करनी है। भवन की लंबाई, भवन की अगर ऊंचाई कहे तो वो तो अपने पास 10 मीटर दिया हुआ है, ध्वजदंड की लंबाई है वो L है। अगर यहाँ पर हम ये बड़ा वाला त्रिभुज चुनते हैं PQR, तो इसके अंदर हमें आधार पता है। अगर किसी प्रकार से हम इसका लंब ज्ञात कर दें, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ज्ञात करें और उसके अंदर से ये 10 मीटर घटा दें, अगर ये पूरी हमें दूरी मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक, और उसके अंदर से हम ये 10 मीटर घटा देते हैं, तो ये पीछे जो भाग बचेगा वो अपने पास क्या आएगा, L आएगा। यानी हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो QR है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और QR की बात करें तो QR है वो त्रिभुज PQR के अंदर आ रहा है, और PQR के अंदर एंगल 45 है, तो इसके सामने वाली भुजाई है QR, यानी QR अपने पास लंब है। आधार हम ज्ञात कर चुके हैं और एंगल भी पता है, तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं। तो अब की बात त्रिभुज केवल चेंज हो जाएगा, त्रिभुज PQR में एंगल कितना है, 45 डिग्री, यानी जो उन्नयन कोण है, जो उन्नयन कोण है वो अपने पास कितना है, 45। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। इसके अंदर भी हमें आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा ही होगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। लंब का मान कहे तो यहाँ से यहाँ तक ये QR, ये क्या है, 10 + L, ये पूरा है 10 + L, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये लंबी है, ये 10 मीटर है, और ये क्या है, L। टोटल जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 10 + L। आधार की बात करें तो आधार हम ज्ञात कर चुके हैं, D। आधार की जगह क्या हो गया, D हो गया, ये हो गया 10 + L। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें tan 45 की तो 1 हो जाएगा। इस D को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, आधार की वैल्यू है अपने पास, D लिखने की जरूरत नहीं है। आधार की वैल्यू कितनी है, 10√3, तो ये हो जाएगा 10 + L बटे में 10√3। ये भाग में है, इधर जाएगा तो एक के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा, तो ये हो गया अपने पास 10√3 बराबर 10 + L। हमें तो L की वैल्यू चाहिए, तो 10 है, इसको अगर इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 10√3 - 10 बराबर L। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 10√3 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, L। यानी L की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10√3 - 1 मीटर। ये आई है अपने पास ध्वजदंड की लंबाई। और अगर सवाल के अंदर देखें तो अपने पास √3 बराबर कहा है कि 1.732 ले सकते हैं, तो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो L बराबर हो जाएगा 10। √3 की बात करें तो 1.732 - 1, ये हो गया 10। 1.732 में से अगर 1 घटाते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 0.732, और अगर 10 के साथ में गुणा कराएंगे तो पॉइंट इधर से रख जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.32 मीटर। यानी जो ध्वजदंड है उसकी जो लंबाई है, ध्वजदंड की लंबाई हो जाएगी अपने पास 7.32 मीटर। ये ध्वजदंड की क्या निकलेगी, लंबाई। यानी पहले हमने ये छोटा वाला त्रिभुज लिया, इसके अंदर हमें ये लंब पता था, आधार ज्ञात करना था, तो tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज किया, आधार आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी यही आधार है, तो हमने लंब का मान ज्ञात करने का सोचा, तो लंब का मान है 10 + L। अगर 10 + L रखते हैं तो L की वैल्यू अपने पास आ जाती है, तो लंब बटे आधार वापस यूज किया, आपकी बार थीटा है वो 45 डिग्री हो गया, तो ये अपने पास आया 10√3 - 1।
और √3 की वैल्यू अपने पास है 1.732। ये रखते हैं तो अपने पास जो ध्वज दंड की लंबाई है वो आती है 7.32 मीटर। अगला सवाल अपने पास कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नताज 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया एक मीनार है, उसकी जो छाया है वो 40 मीटर बढ़ जाती है जब उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है। यानी जब उन्नयन कोण का मान कम हो रहा है, मतलब जो पॉइंट जहां पर उन्नयन कोण बन रहा है वो मीनार से दूर जा रहा है। यानी पहले 60 डिग्री था, मतलब वो पॉइंट पास में था तो वहां से उन्नयन कोण की वैल्यू ज्यादा थी, दूर गया तो उन्नयन कोण की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। तो 60 डिग्री से कितना हुआ है, 30 डिग्री। तो जैसे ये घटा है मतलब वो जो पॉइंट है उसकी जो स्थिति है वो बदली है। तो कहा है कि जो स्थिति बदल रही है वो छाया है वो अपने पास 40 मीटर बढ़ रही है। यानी जो पॉइंट आगे बढ़ा है वो 40 मीटर आगे बढ़ा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी यहां पर अगर हम कहें कि अपने पास जैसे ये मीनार थी, ये अपने पास मीनार है, कहा गया है कि किसी पॉइंट से पहले जो उन्नयन कोण है वो था 60 डिग्री, उसके बाद में यह 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो रहा है। पहले 60 डिग्री था, अब घटकर कितना हो गया है, 30 डिग्री। जब 60 से 30 होता है, पहले 60 था अब कितना हो गया 30, तो ये जो 60 से 30 हुआ है इस बीच इसकी जो छाया है वो 40 मीटर बढ़ गई। मतलब पहले छाया इतनी थी, अब छाया इतनी हो गई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये गैप है वो 40 मीटर का है। यानी पहले छाया यहाँ तक थी, अब छाया यहाँ तक पहुँच गई है, यानी 40 मीटर बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हुआ है, 30 डिग्री। अब जैसे जैसे उन्नयन कोण कम होगा ये जो छाया है वो बढ़ती जाएगी, और अगर उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा तो छाया है वो छोटी होती जाएगी। तो ध्यान रखना है, जब भी हम किसी वस्तु के पास में स्थित होते हैं तो उन्नयन कोण अधिक बनता है, क्योंकि पास में खड़े हैं और उसके शिखर को देखना है तो गर्दन को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, और गर्दन को ज्यादा ऊपर कर रहे हैं मतलब उन्नयन कोण ज्यादा है। और किसी वस्तु से दूर है तो वहां पर उन्नयन कोण की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर अब उसके शिखर को देखने के लिए मैं गर्दन को ज्यादा ऊपर नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर 60 डिग्री उन्नयन कोण था, फिर कितना हुआ है, 30 डिग्री। कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर मैं एच की वैल्यू पता करनी है। ये जो डायग्राम है वो हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है, कहा गया है जो डीबी वगैरह है वो छाया है, तो ये अपने सवाल में दिया हुआ है। अगर हम जो सवाल के अंदर डायग्राम है उसकी सहायता नहीं लेते हैं, इसको डायरेक्ट हल करते हैं, तो भी हम मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसके लिए हम अपनी मर्जी से बिंदु रख सकते हैं, ये P, ये Q, ये R, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा S। ढंग से देखते हैं तो अपने पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। ये मीनार है वो 90 के एंगल पर खड़ी रहेगी, तो एक तो अपने पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा PQR जिसके अंदर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और एक हो जाएगा PQS जिसके अंदर उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। काय मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अगर मीनार की ऊंचाई कहे तो ये 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, 30 डिग्री के भी सामने वाली भुजा है, यानी ये जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या है, इस समकोण त्रिभुज का लंब। और दोनों त्रिभुज चाहे वो छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो, दोनों के लिए ये मीनार की ऊंचाई क्या है, लंब है, दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर हम छोटा त्रिभुज भी चुनेंगे तो भी यहाँ से एच की वैल्यू यही रहेगी, और बड़ा त्रिभुज चुनेंगे तो भी लंब है वो एच ही रहेगा। तो यहां से पहले हम त्रिभुज चुनते हैं ये छोटा वाला, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में इसके अंदर अगर हम कहें तो ये वाली भुजा हमें पता नहीं है कि ये मान कितना है, ये कितना है h। अगर इसको हम बोलते हैं कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, x है, यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, x। तो ये जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 40 प्लस x। ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 40 प्लस x, क्योंकि यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, इसको हमने x माना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस x। अगर इस छोटे त्रिभुज के अंदर बाहर करें तो त्रिभुज PQR के अंदर जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ है, इसके अंदर जो उन्नयन कोण थीटा है वो अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां पर अगर हम टेन थीटा यूज करें कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री,
लंब की जगह h और आधार कितना है x। तो tan 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3, ये हो जाएगा h/x। x भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो h बराबर आ जाएगा अपने पास √3x। यानी h की वैल्यू हम ये काम में ले सकते हैं कि h बराबर अपने पास कितना आ गया है √3x। अगर हम अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज की बात करें, यानी त्रिभुज PQS में, तो उसके अंदर जो उन्नयन कोण है थीटा है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर उस पर भी हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा लंब बटे आधार, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। लंब कितना है अपने पास h है और आधार, अब आधार कहे तो 40 और प्लस में x, यानी आधार हो जाएगा 40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, h की वैल्यू है √3x। तो h की जगह हम कितना लिख सकते हैं √3x और बटे में आ जाएगा 40 प्लस x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40 प्लस x का गुणा 1 के साथ होगा तो 40 प्लस x हो जाएगा, और √3 का गुणा √3x के साथ होगा तो √3 हो जाएगा 3, और ये आ गया x। प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का, यानी यहाँ से अपने पास 2x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 20 मीटर। यानी ये जो x है ये अपने पास कितना आ जाएगा 20 मीटर, और h बराबर हमने क्या बोला है √3x। तो h की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 20 मीटर आई है। तो h बराबर हो जाएगा √3 × 20, तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। यानी ये हो गई अपने पास मीनार की ऊंचाई। किस प्रकार से हल करते हैं ध्यान से देखते हो तो अपने पास दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। अगर पहले समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर हमने h और x की सहायता ली, यानी लंब और आधार काम में लिया, तो अपने पास h और x के बीच में एक रिलेशन मिल गया, और वो रिलेशन था h बराबर √3x। फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज यूज किया, तो ये x है ये 40 है, दोनों को मिलाएंगे तो ये आधार कितना हो जाएगा 40 प्लस x। लंब है वो दोनों के अंदर समान है, तो लंब दोनों में कॉमन था तो हम मानते हैं कि लंब हमें पता है, और ये अपने को ज्ञात वाली भुजा समझनी है, और जो शेष दो भुजा है उसको हमें अज्ञात मानना है। तो यहाँ पर हमने ज्ञात और अज्ञात का अनुपात लिखा, दोनों के अंदर tan थीटा अप्लाई किया। तो जो बड़ा वाला हम समकोण त्रिभुज चुनते हैं तो अपने पास tan थीटा लंब बटे आधार के द्वारा मिलता है tan 30 बराबर h बटे 40 प्लस x। उसके अंदर जो h की वैल्यू है वो हम यहाँ से लिखते हैं, जो छोटा त्रिभुज हमने यूज किया था वहां पर अपने पास h और x के बीच में जो रिलेशन आया था वहां से h की वैल्यू हमने कितनी लिखी √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई के हल किया तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर और h की वैल्यू आई थी √3x, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो h की वैल्यू आ जाती है 20√3 मीटर। ये आ जाएगी अपने पास मीनार की ऊंचाई। अगला है अपने पास कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। का एक बहुमंजिल भवन है अपने पास, माना अपने पास एक बहुमंजिल भवन है। उस बहुमंजिल भवन के अगर शिखर से हम देखते हैं तो शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसके सामने एक और भवन है, ये अगर भूमि पर हम बनाते हैं तो इसके सामने एक और भवन आ जाएगा यहाँ पर, जिसकी जो हाइट है वो है अपने पास 8 मीटर। माना इसके सामने एक भवन था जिसकी हाइट इतनी थी 8 मीटर। का है कि जो बहुमंजिल भवन है इसके शिखर से देखते हैं तो इसके शिखर से देखेंगे तो ये जो 8 मीटर ऊंचा भवन है इसके शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी यहाँ से अगर हम एक काल्पनिक रेखा जो सीधी समझे, जो अपने पास क्षैतिज रेखा होगी, तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा वो कितना होगा 30 डिग्री, और तल का अवनमन कहे तो वो होता है 45। तल का जो अवनमन कोण है वो कितना है 45, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों अवनमन कोण हमें सवाल में दिए हुए हैं कि अपने पास एक बहुमंजिल भवन है, ये बहुमंजिल भवन है, इसके सामने ये ऊंचाई का एक और भवन है।
का इस बहुमंजिल भवन के शिखर से देखते हैं तो इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर ये 8 मीटर है तो अगर हम यहाँ पर एक समांतर रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो अगर ये 8 मीटर है तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास कितना हो जाएगा, 8 मीटर। अगर ये जो ऊपर वाला भाग है इसको अगर हम h कहे तो ये h है और ये 8 है, ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, पूरा अगर ऐड करते हैं तो ये अपने पास हो जाता है h प्लस 8। यानी यहाँ से यहाँ तक जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, h प्लस 8। ये 8 तो हमने यहाँ से लिखी क्योंकि ये ऊंचाई 8 है तो इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो जाएगी, ये दोनों हाइट बराबर है। ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8। ऊपर वाले को हमने h माना है तो h और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी। तो ये बहुमंजिल भवन है, इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो अपने पास है h प्लस 8, ये हम लिख चुके हैं। अब उसके बाद में देखना अपने पास अवनमन कोण बने हुए हैं। अब इन्हीं अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण के अंदर चेंज करेंगे। देखना अगर हम इस 30 डिग्री के एंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ से इस प्रकार से आ रहा है और ये ऐसे है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये दोनों कैसी है, समांतर है। तो इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कारण लिख सकते हैं एकांतर कोण है, दो समांतर रेखा है तो उनके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो एकांतर कोण होंगे, जेड की आकृति से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसके अंदर ही बात करें तो ये अपने पास 45 है और यहाँ पर अगर जेड की आकृति ढूंढे तो इसको भी 45 कह सकते हैं, और अगर इसको नीचे की ओर लाते हैं तो इसको भी हम क्या समझ सकते हैं, 45। यानी यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा 45 डिग्री। अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने पास 3 समकोण त्रिभुज बनेंगे। और वैसे इस ऊपर वाले समकोण त्रिभुज की में आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसके बिना भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि हम 45 डिग्री है वो यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जेड की आकृति यहाँ तक भी समझ सकते हैं और यहाँ तक भी समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पर 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि संगत कोण है, तो ये 45 है, ये भी 45 ही होगा। हमने यहाँ पर कोण नहीं लिखा है क्योंकि इस वाले समकोण त्रिभुज की हम सहायता नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हम केवल 2 त्रिभुज कौन से बना रहे हैं, एक तो ये 30 डिग्री वाला और एक ये 45 डिग्री वाला। अब चाहे तो इसका नामकरण कर सकते हैं, ये हो जाएगा P, ये Q, ये R, ये हो जाएगा अपने पास S और ये हो जाएगा T। अगर हम सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज की सहायता लें, यदि त्रिभुज PQR में अगर हम बात करते हैं त्रिभुज PQR की, तो PQR में जो उन्नयन कोण थीटा है वो अपने पास है 45 डिग्री। और जब भी उन्नयन कोण अपने पास 45 डिग्री आता है तो ट्राई करना है कि पहले 45 डिग्री वाला ही समकोण त्रिभुज चुने, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो उस स्थिति में लंब और आधार दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो अगर इसके अंदर हम लंब और आधार की बात करें, 45 है तो इसके सामने वाली भुजा ये पूरी, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज है तो इसका लंब तो यही होगा 45 के सामने, तो ये h प्लस 8 और ये आधार QR ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हमें QR वाला जो मान है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर, h प्लस 8 है, और आधार की बात करें तो आधार अपने पास क्या है, QR। थीटा की वैल्यू अपने पास 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर h प्लस 8 बटे में QR। और tan 45 एक होता है, एक बराबर हो जाएगा h प्लस 8 बटे में QR। QR का गुणा 1 के साथ करेंगे तो QR बराबर हो जाएगा h प्लस 8। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी मिली हमें, h प्लस 8। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमने कितनी लिखी है, h प्लस 8। देखना अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर थी, और यहाँ पर देखें तो अपने पास एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी, समांतर भी होगी। तो ये h प्लस 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ST है वो भी अपने पास कितनी होगी, h प्लस 8। यानी ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास कितनी हो जाएगी, h प्लस 8। ये पूरी S तक,
यहाँ तक, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, h+8। ये भी h+8 है, ये भी h+8 है। अब अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें PST के अंदर, तो इसके अंदर थीटा बराबर अपने पास कितना है, 30 डिग्री। लंब और आधार दोनों h के अंदर है, दोनों को हल करें तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखना है कि QR है वो ST के समांतर है, तो ये लिख सकते हैं कि QR बराबर ST कितना हो जाएगा, h+8। यहाँ से अगर हम छोटा वाला त्रिभुज चुनते हैं, त्रिभुज PST में जो थीटा है वो अपने पास कितना है, 30 डिग्री। ये जो थीटा है वो हम ये एस वाले पॉइंट के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम उन्नयन कोण है वो ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप पीएसटी के अंदर एस पर ये थीटा बराबर 30 डिग्री समझे, यहाँ पर ये जो थीटा है ये उन्नयन कोण है, आप चाहे तो इसके पीछे लिख भी सकते हैं ये उन्नयन कोण है। ये क्या है, थीटा बराबर 30 डिग्री उन्नयन कोण। टेन थीटा अगर इसके अंदर अप्लाई करें, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा टेन 30 डिग्री। लंब की वैल्यू कहे तो जो छोटा वाला त्रिभुज है उसके अंदर लंब केवल यहाँ से यहाँ तक है, यानी लंब का मान है अपने पास h और आधार है अपने पास h+8। टेन 30 की वैल्यू अपने पास है 1/√3, ये हो जाएगा h बटे में h+8। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h+8 का गुणा 1 के साथ होगा तो h+8 और √3 का गुणा h के साथ होगा तो √3। प्लस का h है बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर केवल क्या बचेगा 8, ये हो जाएगा √3h माइनस h। अगर यहाँ से हम h कॉमन लेते हैं तो ये आएगा अपने पास √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी लिखेंगे 8/√3। यहाँ से जो h की वैल्यू है वो लिख सकते हैं h बराबर 8/√3 माइनस 1। आप चाहे तो यहाँ पर हरों का प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं, और h की वैल्यू अगर यही रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। तो एक तो मैं कहा था कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो भवनों के बीच की दूरी क्या है h+8, तो h की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसकी सहायता से h+8 भी निकाल सकते हैं। और जो h+8 यहाँ पर भवनों के बीच की दूरी है वो यहाँ पर इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी है, यानी दोनों के मान बराबर है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कहें या दो भवनों के बीच की दूरी कहें, दोनों के मान है वो आपस में बराबर है। h की वैल्यू आई है 8/√3 माइनस 1, लिख सकते हैं h बराबर आया है 8/√3 माइनस 1। हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी चाहिए और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, और दोनों किसके बराबर है h+8 के बराबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, दोनों बराबर हैं। और जो वैल्यू है वो अगर टोटल मिलाकर देखें तो कितनी आती है h+8। h की वैल्यू अपने पास इतनी है, तो जो h+8 है वो किसके बराबर हो जाएगा, h की जगह आ जाएगा 8/√3 माइनस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा 8। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम है वो आ जाएगा अपने पास √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे तो √3 माइनस 1 आएगा, उसका गुणा 8 के साथ अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 8√3 माइनस 8।
यानी 8 से 8 कैंसिल, ये आ गया अपने पास 8√3 बटे में √3 - 1। अब बटे में जो संख्या है वो रूट वाली है, हम ट्राई करते हैं कि बटे में कोई रूट वाली संख्या ना रहे। तो √3 + 1 का ऊपर भी गुणा, √3 + 1 का नीचे भी गुणा। अगर गुणा कराते हैं तो 8√3 का गुणा √3 के साथ होगा तो आएगा 8 इंटू, ये आ जाएगा 3, यानी इसके साथ गुणा होगा तो √3 और √3 3 हो जाएगा, और 8 ऐसे का ऐसे। 8√3 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये आएगा अपने पास 8√3, और बटे में √3 - 1 √3 + 1, यानी a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b का स्क्वायर। यानी यहाँ से अपने पास आएगा 8 × 24 + 8√3 बटे में √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और माइनस में 1, 24 + 8√3 डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 ऊपर से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 + 4√3 बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 12 + 4√3 मीटर। ये क्या आई है अपने पास, दोनों भवनों के बीच की दूरी का है या फिर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई का है, क्योंकि दोनों यहाँ पर बराबर थे। क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री था, तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ये लंब और आधार दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी h + 8 है, और दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो भी h + 8 है। h की वैल्यू हमने निकाली थी 8/√3 + 1, 3 - 1, और उसकी सहायता से हमने h + 8 की वैल्यू कैलकुलेट की, जो आया अपने पास 12 + 4√3 मीटर। कैलकुलेशन है, अच्छा सवाल है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो अच्छी खासी है। और यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज भी चुनते हैं तो देखना आप ये ऊपर वाले 2 समकोण त्रिभुज मत चुनना, ये छोटा वाला चुन लिया, ये बड़ा वाला चुना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंगल 45 यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर हम 45 डिग्री बनाते हैं तो ये h और ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस तो पता करनी पड़ेगी। और ये डिस्टेंस है, एक तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आ रही है, और एक ये नीचे वाला जो बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर आ रही है। तो ट्राई करना कि ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज चुनो, और वहां पर इस 45 डिग्री की सहायता से ये आधार और लंब आपस में क्या दिखा दो, बराबर। ये 8 मीटर हो जाएगा इसकी जैसे, ये ऊपर h है तो ये पूरा h + 8, ये h + 8 है तो ये भी कितना आएगा, h + 8, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 45, और tan 45 है वो होता है 1, तो उसकी सहायता से ये लंब और आधार दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये h + 8 है तो ये भी h + 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमें ये छोटा समकोण त्रिभुज लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये वाला समकोण त्रिभुज चुनते हैं तो यहाँ पर हम h की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो अपने पास एक नदी का पुल है, नदी का पुल है वो इस प्रकार से, नदी का पुल है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या इस पुल के ऊपर हम यहाँ पर खड़े हैं, ये पुल के किनारे हैं, यहाँ से जैसे नदी बह रही है, यहाँ से इसके नीचे होकर क्या बह रही है, नदी। ये नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, अर्धवृत्ताकार ब्रिज है, इसी प्रकार से बना हुआ है। कहा है कि इसके पुल के ऊपर किसी पॉइंट पर हम जाते हैं, वहां से इसके सम्मुख किनारे देखते हैं, यानी ये जो किनारे हैं इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी अपने पास कुछ अवनमन कोण बनता है। यानी यहाँ से हम समांतर रेखा से खींच सकते हैं, क्षैतिज रेखा हो जाएगी, यहाँ पर एंगल बनेगा, और यहाँ से एक समांतर रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ से अवनमन कोण इधर बने। ये पास में अवनमन कोण है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री।
ये दूर है तो एंगल छोटा हो जाएगा, ये बन गया अपने पास 30 डिग्री। अगर यहाँ पर हम जेड की आकृति देखें या दो समांतर रेखाओं को कोई काटने वाली तिर्यक रेखा की बात करें तो यहाँ पर ये अपने पास 30 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, एकांतर कोण हो जाएगा। सेम वैसे ये 45 है तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा जेड के द्वारा 45 डिग्री, एकांतर कोण है। ये भी 45 है, ये भी 30 है, दोनों के एंगल पता चल गए, इसकी सहायता से ये 30 आया, इसकी सहायता से ये 45 आया। अब सवाल के अंदर कहा गया है कि पुल है वो किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये जो पुल है वो कितना ऊंचा है 3 मीटर, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर है। इसकी हाइट हमको पता है, हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए और ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो इस वाली भुजा को हमें ज्ञात करना है, इस वाली भुजा को ज्ञात करना है। अगर इसको हम नाम देते हैं कुछ, जैसे ये हो गया अपने पास P Q, ये हो गया R और ये हो गया S, तो अपने पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है। तो एक तो अपने पास समकोण त्रिभुज है PQR और एक समकोण त्रिभुज है PQS। इसके अंदर अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री ले रहे हैं, यानी ये अपने पास उन्नयन कोण है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने ये 3 मीटर क्या हो जाएगा लंब, तो ये अपने पास QS है वो क्या हो जाएगा आधार। अगर इन दोनों आधारों को हम निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की अपने पास ये पूरी डिस्टेंस आएगी, और ये जो पूरी डिस्टेंस है वही क्या है नदी की चौड़ाई। यानी हमें इन दोनों समकोण त्रिभुजों के क्या निकालने हैं आधार, और उन दोनों आधारों को क्या कर देना है जोड़ देना है। यानी यहां से अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज PQR में जो उन्नयन कोण है थीटा वो कितना है 45 डिग्री, लंब पता है हमें 3 मीटर है तो tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार, थीटा की जगह कितना आएगा 45 डिग्री, लंब की जगह हम लिख सकते हैं 3 और आधार अपने पास क्या हो जाएगा QR। tan 45 कितना होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 3 बटे QR। तो यहाँ से अपने पास जो QR की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये मिल गई है अपने पास 3 मीटर। वैसे ही अगर हम त्रिभुज PQS चुनते हैं, अगर हम बात करें त्रिभुज PQS की, तो उसके अंदर जो उन्नयन कोण थीटा है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमें लंब का मान पता है, आधार ज्ञात करना है, tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा की जगह यहाँ पर अब की बार होगा 30 डिग्री, लंब का मान हो जाएगा 3 मीटर और आधार हो जाएगा अब की बार QS। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा 3/QS। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो QS का गुणा 1 के साथ होगा तो QS, और ये हो जाएगा 3√3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आ गई अपने पास 3√3 मीटर। अगर नदी की चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नदी की चौड़ाई है, तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई है वो अपने पास QR प्लस QS के बराबर होगी। नदी की जो चौड़ाई है वो किसके बराबर हो जाएगी QR प्लस QS, यानी QR और QS को अगर जोड़ते हैं तो ये पूरी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो अपने पास QR की वैल्यू है, QR बराबर अपने पास आया था 3 मीटर और QS बराबर आया है 3√3 मीटर। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो अंदर बन जाएगा 1 प्लस √3 मीटर, ये आ जाएगी अपने पास नदी की चौड़ाई। यानी अपने पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे थे, दोनों समकोण त्रिभुज के अंदर जो लंब था वो बराबर था और लंब का मान था 3 मीटर। दोनों समकोण त्रिभुजों के हमने आधार निकाले, दोनों को ऐड किया तो अपने पास ये नदी की क्या आ गई चौड़ाई। इसके साथ ही अपने जो ये एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होते हैं। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, सारे एग्जाम्पल हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको उन्हें अच्छे से हल करना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं।